तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। और इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे जो बिहार और यूपी जुडिशरी और अन्य राज्यों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिंदू विवाह संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम, ये क्वेश्चन यहाँ से और ये दोनों हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आ जाता है। और इसका इनेक्टमेंट का डेट 18 मई 1955। अब आते हैं अध्याय 1 में। इसका संक्षिप्त नेम में देखेंगे। अब तो जम्मू कश्मीर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह पूरे भारत पर उसी प्रकार से लागू है। ठीक है, उसी देखते हैं। अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर है। मतलब ये उन हिंदुओं के लिए भी है जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हैं। इससे संबंधित एक केस भी प्रेम सिंह वर्सेस दुलारी बाई, जो कि इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जो हमारे में दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है। इसमें जो ब्रह्म समाज, यहाँ से देखते हैं, वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी धर्मता हिंदू हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें देखना है। छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देना है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर हमें खा में क्या दिया हुआ है, धर्मतः जैन बुद्ध सिख हों। और सी में क्या दिया हुआ है, कौन हिंदू नहीं होंगे। तो कौन नहीं होंगे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी, ये अगर हैं तो ये हिंदू नहीं होंगे। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथा स्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख हैं। कौन कौन है, कोई भी अपत्य धर्मज अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध या जैन या सिख हों। और फिर क्या कहता है कि कोई भी अपत्य धर्मज अधर्मज या जिसके माता पिता में से कोई भी धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, और जो उस जनजाति समूह, समुदाय या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो, या जिसके माता या पिता सदस्य हैं। तो इससे संबंधित एक केस भी है, ये भी ध्यान रखना हम लोगों को। इनकम टैक्स कमिश्नर जो है, ये मद्रास का केस है। तो इतनी चीज़ें हमें प्रीलिम्स लेवल से ध्यान देनी है, और मेंस में भी इससे संबंधित कि हिंदू कौन है व्याख्या कीजिए आ सकता है। इसलिए हमें प्रीलिम्स और मेंस के पर्पज़ से दोनों को देखते हुए चलना है। चलते हैं आगे। आते हैं जो सी में दिया हुआ है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध या जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रति संपरिवर्तित हो गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी और धर्म में था और हिंदू, बौद्ध या जैन या सिख धर्म में परिवर्तित हो गया है। अब आते हैं इसके सब सेक्शन 3 में, कि कहता है कि अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिस सेवा इस अधिनियम के धारा के अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 में। इससे पहले यहाँ पे देखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, वह लोग हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति के अनुसरण आचरण करते हैं। ये यज्ञ पुरुषदास जी बनाम मूलदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मेंस राइटिंग में कोटेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 3 को। तो देखते हैं सेक्शन 3 के ए में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 3 में रूढ़ और प्रथाएं दी हुई हैं। इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हाँ, बी में देखते हैं जिला न्यायालय किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा। तो ये कोई नगर सिविल न्यायालय, प्रधान सिविल न्यायालय, अन्य सिविल न्यायालय, ना कि दांडिक। ठीक है। फिर आते हैं गाँव में जो पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त है, मतलब हाफ ब्लड और फुल ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो कैसे होगा ये, वह एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हों, अर्ध रक्त से तब जब
वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा जनित हों। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा डिटेल में, मैं एक एज ए क्विक रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ आपको। अब आते हैं हम घा में, एकोदर रक्त इम्पॉर्टेंट है। सपिंड नातेदारी पूछा जाता है कि क्या होता है सपिंड नातेदारी, और सपिंड किसे कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। और इसमें तो और कुछ नहीं, फिर आते हैं हम लोग फोर्थ पे। हाँ, फोर्थ ये कहता है कि अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, इसका प्रभाव क्या हो गया। इसे तो हमें केवल ऐसे ही देखना है, इससे शायद कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है चैप्टर 2 से, हिंदू विवाह के लिए शर्तें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ये निश्चित है यहाँ से। तो आप इसे देख लीजिएगा। हाँ, इसमें एक केस जो आता है सेक्शन 5 में, गुल्ली पिल्ली सावरिया राज बनाम बंदारू पवानी। इसमें क्या कहता है कि इसके अंतर्गत किसी हिंदू का किसी गैर हिंदू के साथ किया गया विवाह शून्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में आ जाने के बाद कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, मगर ये आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, ये तो खैर इसको निरसित कर दिया गया है 7, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 7। इसको देखते हैं कि हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को रूढ़िगत रीतियों कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जाना चाहिए। जैसे किसी अगर धर्म में या किसी के रीत में दिया हुआ कन्यादान, पाणिग्रहण, विवाह होम और सप्तपदी, तो इन सब को करने की ज़रूरत है। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो विवाह नहीं माना जाएगा। जैसे अगर हम लोग किसी धर्म में या कोई जाति है या जनजाति है, उनके धर्म में 3 फेरे लेने पर ही शादी मान्य है, तो कानून उस रूढ़ि को मान्यता दे देगा। हिंदू धर्म में अधिकता हम लोग देखते हैं कि 7 फेरे लिए जाते हैं, जो कि कानून इसको वैध मानता है। तो रूढ़ियों और कर्मकांडों के हिसाब से जो भी विवाह होगा कानून उसे वैध मानेगा, मगर रूढ़ियों के अगर हिसाब से भी शादी नहीं होगी तो वह कानून मान्यता उसे नहीं देता है। क्या देखो यहाँ पे वही चीज़ स्पष्टता लिखा हुआ है, जहाँ सप्तपदी आवश्यक हो, 7 फेरे जैसे, मतलब वहाँ सप्तपदी को पूरा किया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये आपका केस लॉ है, भाऊराव बनाम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का केस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसका जो क्लास 5 है, सब सेक्शन 5, इस धारा में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्ट करने में हुआ लोग किसी हिंदू विवाह की विधिमान्यता पर प्रभाव न डालेगा। अब आते हैं अध्याय 3 में, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, न्यायिक पृथक्करण, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। जब कि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साझेदारी से युक्त प्रतिहत को बिना, ये ध्यान देने वाले ये कीवर्ड्स हैं, प्रत्याहत कर लिया है, या व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा। और इसी से रिलेटेड हमारा एक केस भी है, टी श्रीथा वर्सेस वेंकटा सवैया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और जो कीवर्ड्स हैं इनको जब आप बेरेक्ट्स में ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका अच्छे से इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। हम लोग चलते हैं आगे सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 कहता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में हमें ये जो जितने भी दिए हुए हैं आधार, याचिका में आधार प्रस्तुत कर सकता है, ये आधार आपको बहुत ही सतर्कता से ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो हमें ध्यान रखना है कि वो कौन से आधार हैं जो केवल पत्नी को प्राप्त हैं। तो इसमें 3 आधार हैं, 13(2) में, इसमें 4 आधार है इसमें। तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है, और जो पति पत्नी दोनों को प्राप्त हैं वो आपको आधार ध्यान में रखना है। फिर आते हैं हम लोग शून्य विवाह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। इसमें हमें देखना है कि जो शून्य विवाह होगा
वो धारा 5 के 1, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में किसी एक का भी उल्लंघन होता है तो शून्य हो जाएगा। आइए आपको ये भी तुरंत दिखा देते हैं। विवाह शून्य कब माना जाएगा? तो 1, 4 और 5 अगर ये तीनों आधार हैं तो विवाह शून्य माना जाएगा। विवाह के समय दोनों पक्षकार में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो न वध का कोई जीवित पति हो तो शून्य माना जाएगा। जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वह प्रतिसिद्ध नातेदारी डिग्रियों के भीतर ना हो तो शून्य माना जाएगा। जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वह एक दूसरे के सपिंड ना हो तो शून्य माना जाएगा। तो हम लोगों ने देखा शून्य विवाह, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन दी हुई है नोट्स में, यदि हिंदू विधि में विवाह धारा 5 में वर्णित शर्तों को पूरा नहीं करता तो शून्य है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1, 4 और 5 अगर इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो शून्य है, सारी शर्तों को नहीं। पति द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त किए बिना अगर वह दूसरा विवाह कर लेता है तो शून्य और अकृत होगा। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस सेक्शन में ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आते हैं अब वैडेबल, जिसे शून्यकरणीय कहते हैं। शून्यकरणीय का मतलब क्या कि ये पक्षकारों के विकल्प पर होगा कि वो उसे शून्य करते हैं या वैध करते हैं। तो ये इसमें जितने भी प्रोविज़न दिए हुए हैं आप इनको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये शून्य विवाह और शून्यकरणीय ये निश्चित है पेपर में आना इनको, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। और जितनी ये चीज़ें दी हुई हैं कोटेशन वाली, क्या कहते हैं कि ग्रहण न की जाएगी, एकाधिक वर्ष के पश्चात दी जाएगी, किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी, इससे जब आप इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब हम लोग आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम रिवीजन क्विक रिवीजन के पर्पज़ से ही ये वीडियो बना रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आते हैं सेक्शन 13 पे 13, जो कि कहता है विवाह विच्छेद। तो विवाह विच्छेद के में कोई भी विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विकृत किया जा सकेगा कि कौन कौन से आधार हैं। दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति से स्वेच्छा मैथुन किया है। एक तो आपका ये हो गया, ये इसी के अंदर सब क्लॉजेज हैं, इनको आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। मगर ये जितने दिए हुए हैं मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ, सॉरी। इसी में सॉरी। हाँ, दूसरा क्या, दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, एक ये हो गया। तीसरा क्या, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्र रहा या निरंतर या आंतरायिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा कि अर्जीदार से युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। चौथा क्या है, दूसरा पक्षकार उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है। पांचवा क्या कहता है, दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है, कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है। छठा क्या कहता है, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है, मतलब वो किसी धार्मिक दूसरे पंथ को मान चुका है। दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है। इन्होंने उसके बारे में यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। एविडेंस एक्ट में भी ये चीज़ें दी हुई हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन, और हाँ एक चीज़ ये आपको बताना है कि जो इसका क्या कहते हैं कि 1A है, ये बाद में जो जोड़ा गया है, इसे हम लोग विवाह भंग का सिद्धांत भी कहते हैं।
इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कहाँ दिया हुआ है और हमें इसमें सेक्शन सब सेक्शन दे देगा तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने पहले से कोटेशन कर रखा है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो सेकंड है इसमें केवल पत्नी को प्राप्त है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मगर जो यहाँ स्पष्टता दिया हुआ है टिप्पणी में कि पति पत्नी दोनों को प्राप्त आधार 13(1) में दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। मगर ये जो 13(1) है ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पति पत्नी दोनों को प्राप्त है 13(1) में दिया है। और केवल पत्नी को प्राप्त जो आधार है वो 4 है, 1 2 3 4। यौवन का विकल्प, भरण पोषण की डिग्री, पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध, पति द्वारा दूसरा विवाह। तो 13(2) में केवल पत्नी को प्राप्त है और 13(1) में पति पत्नी दोनों को। अब 13(2) में कितने क्लॉज 1 2 3 4 4 हैं 2 में, इसको आप देख लीजिएगा, ध्यान में रखिए। बस आप केवल इतना ध्यान में रखिएगा कि 13(2) में केवल पत्नी को प्राप्त हैं। और चलते हैं आगे। हाँ, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप ध्यान में रखिएगा। और आपराधिक मना स्थिति क्रूरता का आवश्यक तत्व नहीं है, इस आधार पर अनुतोष प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ स्वदेश या इच्छापूर्ण व्यवहार नहीं है। ये केस आप ध्यान में रखिएगा और इसको केवल आप हेडिंग याद रखिएगा, वैकल्पिक अनुतोष, विवाह विच्छेद की कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष। इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 13(b) जो है पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद कहाँ होगा, दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे वह विवाह विधि अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुस्थापित किया गया, जिला न्यायालय में, कहाँ, जिला न्यायालय में पेश करेंगे। अब वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, वह एक साथ नहीं रह सके तथा वह इस बात के परस्पर सहमत हो गए कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए। अब इसका जो दूसरा क्लॉज कहता है, क्या कहता है कि अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से 6 माह के पश्चात और उस तारीख से 18 माह के पूर्व दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ली जाती है तो न्यायालय पक्षकार को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच के पश्चात वह ठीक समझे तो वह विवाह समाधान कर लेने पर विवाह अनुस्थापित हुआ, अर्जी में किए गए प्रकथन सही हैं तो वह विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर देगा और विवाह की डिग्री की तारीख से विवाह विघटित हो जाएगा। और फिर हम आते हैं सेक्शन 14 पर। 14 सेक्शन में क्या कहता है कि विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित नहीं की जाएगी। अगर विवाह आपका हो गया है तो विवाह के 1 वर्ष के अंदर आप विवाह विच्छेद के लिए कोई डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते हैं न्यायालय से, आपको 1 साल इंतज़ार करना ही पड़ेगा। मगर हाँ, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है कि 1 वर्ष के भीतर यदि अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय को प्रतीत हो कि अर्जीदार ने अर्जी को उपस्थापित करने की इजाज़त किसी दुर्व्यवदेशन या मामले की प्रकृति के प्रच्छादन द्वारा अभिप्राप्त की थी तो वह डिग्री देने की दशा में इस शर्त के अधीन डिग्री दे सकेगा कि डिग्री तब तक संप्रभावी नहीं होगी जब तक विवाह की तारीख से अथवा अर्जी को ऐसी अर्जी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या कह रहा है कि यदि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है या प्रत्यर्थ की असाधारण दुराचारिता से युक्त है, तो अगर ये केस बन रहा है असाधारण कष्ट का अर्जीदार को है और प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारिता से युक्त है तो 1 वर्ष के भीतर आपको डिग्री मिल सकती है, मगर यह आपको प्रूव करना होगा या आपको सिद्ध करना होगा न्यायालय के सामने। आगे बढ़ते हैं। विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कब कर सकेगा, ये आपको हेडिंग केवल याद रखना है कि विवाह विच्छेद, मान लीजिए आपका विवाह विच्छेद हो गया तो व्यक्ति पुनः विवाह कब कर सकेगा, जब कोई अपील करने का अधिकार ना हो और या तो फिर अपील खारिज कर दी गई हो, उसके बाद ही आप पुनः विवाह कर सकते हैं। और इसका कोई खास महत्व नहीं है, हेडिंग याद रखिएगा तो इससे आपका हो जाएगा काम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 2 विवाह के लिए दंड, द्विविवाह के लिए तो क्या है, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात 2 हिंदुओं के बीच अनुस्थापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसे विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 494, 495 के उपबंध से तदनुसार लागू होंगे। ये आपको IPC जो दिया हुआ है दोनों सेक्शन, इसके तहत आप दंडित किए जाएंगे। तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इसका कभी पूछा नहीं गया है। वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी, आपको हम शुरू में ही बता चुके थे कि जिला न्यायालय जो दिया हुआ था सेक्शन 2 के सब सेक्शन में जो दिया हुआ था, जिला न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी और जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर, तो जहाँ विवाह हुआ हो, प्रत्यर्थी जहाँ निवास करता हो, जहाँ अंतिम बार निवास किया हो, ऐसे दिए हुए हैं इसमें, तो आप यहाँ पे अर्जी डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जिला न्यायालय हो और सिविल न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता हो। और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट और आपके सामने आ गया है, सेक्शन 22, कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना और मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना। बंद कमरे में संचालित वैवाहिक कार्यवाहियों को ना तो प्रकाशित किया जा सकता है और ना ही टेलीकास्ट। इससे एकांतता एवं स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन होता है। ये चीज़ आपको इस सेक्शन की ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वीडियो लंबा काफ़ी होता चला जा रहा है, तो आप कुछ बचा भी नहीं है इसमें। और एक सेक्शन आपका बचता है, वाद लंबित रहते भरण पोषण कार्यवाहियों के व्यय। ये आपको क्या कहते हैं कि मेंटेनेंस एक्ट में भी मिल जाएगा और यहाँ भी दिया हुआ है, पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है उसे या जो उसके संभाल और कार्रवाई के लिए आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वह पत्नी या पति के आवेदन पर प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा कि अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान में प्रतिमास ऐसी राशि संदत्त करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो। ये भरण पोषण कार्यवाहियों में जो भी खर्च होगा वो वाद के लंबित रहने के दौरान तक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये हमेशा पूछा जाता है, परमानेंट एल्यूमिनियम मेंटेनेंस, स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण। ये जीवन काल से अनधिक अवधि के लिए सदन करे और ऐसा कोई भी संदाय यदि करना आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी की स्थावर संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सके। ये क्या होता है कि उसके जीवन काल के लिए, इससे पहले भी हम लोगों ने क्या देखा था कि वाद लंबित रहने के दौरान तक कार्यवाहियों में जो व्यय हुआ है उसके लिए, और ये जीवन भर के लिए। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसको नहीं छोड़ना है आपको। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे संज्ञान में था और मेरे जो मार्गदर्शक हैं, जो चयनित छात्र हैं, उनके निर्देशन में ये इम्पोर्टेंट टिक किया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से और तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, और यहीं पे ख़त्म होता है हिंदू विवाह अधिनियम। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।